हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक कौन सा होगा, आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में अनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो मैंने पढ़ाया था, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये वीडियो अब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया दैट इज़ मैक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में। मैक्रोसाइटिक एनीमिया या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है या फिर फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया बनता है। कॉज में दो कॉज है इसका, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया, या तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का फर्स्ट कॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अभी विटामिन B12 डेफिशिएंसी किन किन वजह से हो सकती है? एक इनएडिक्वेट इनटेक, मतलब जो आपका इनटेक है, जो आप डाइट ले रहे हो, जो आप खाने को ले रहे हो, वो एडिक्वेट नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, या फिर माल एब्जॉर्प्शन। इनएडिक्वेट इनटेक जो एकदम स्ट्रिक्ट वीगन डाइट पे होते हैं उनको हो सकता है, या फिर जिनकी डाइट बहुत पुअर क्वालिटी की है तो उनको विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगा और उसके वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। माल एब्जॉर्प्शन दो चीज़ों के वजह से हो सकता है, गैस्ट्रिक कंप्लेन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का कंप्लेन। गाइज, अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप मेरे वॉइस पे ध्यान दो, क्योंकि मैं हर वर्ड को बोल देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। विटामिन B12 डेफिशिएंसी का जो दूसरा कॉज था माल एब्जॉर्प्शन, उसमें गैस्ट्रिक कंप्लेन। तो गैस्ट्रिक कंप्लेन में क्या क्या हो सकता है? अगर परनीशियस एनीमिया, कंजेनाइटल इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी, गैस्ट्रेक्टमी, ये सब वजह से भी माल एब्जॉर्प्शन कॉज हो सकता है और माल एब्जॉर्प्शन के वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो या फिर कॉन्स डिजीज़ हो। कॉन्स डिजीज़ जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ट्रॉपिकल स्पर, ड्रग्स ले रहा हो कोई वैसा जो स्मॉल इंटेस्टाइन पे उसका अफेक्ट आ रहा हो, या फिर सीवियर पेनक्रियाटिक डिजीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज कर सकती हैं। अब हम आगे देखेंगे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में इनएडिक्वेट इनटेक, माल एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज यूटिलाइजेशन और लॉस और एंटीफोलेट ड्रग्स, ये सारी चीज़ें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉज करती है। तो फर्स्ट है इनएडिक्वेट इनटेक, जैसे इन्फेंसी के एज में उसको प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है। ओल्ड एज, क्योंकि इन्फेंसी और ओल्ड एज ऐसा एक एज ग्रुप होता है या एज पीरियड होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं खाने के लिए, तो उस वजह से विटामिन्स, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर कोई अल्कोहल पीता हो तो उसको भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। अभी सेकंड है माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन किस किस कंडीशन में हो सकता है? अगर सीलिएक डिजीज़ हो, क्योंकि सीलिएक डिजीज़ हमारे एलिमेंट्री कैनाल को अफेक्ट करती है। ट्रॉपिकल स्पर, डर्मेटाइटिस, हर्पेटिफॉर्मिस। अभी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी का हमने बताया कि इनएडिक्वेट इनटेक, माल एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज यूटिलाइजेशन और लॉस और एंटीफोलेट ड्रग्स के वजह से फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इंक्रीज यूटिलाइजेशन और लॉस का क्या मतलब है? क्योंकि फॉलिक एसिड एक अमाउंट में प्रेजेंट होगा किसी भी बॉडी में, तो उसका यूटिलाइजेशन अगर ज़्यादा होने लगे तो उसकी कमी हो सकती है।
या फिर फॉलिक एसिड का लॉस होने लगे तो उसकी कमी हो सकती है। तो अब ये किस किस कंडीशन में हो सकता है? प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, कोई ब्लड डिसऑर्डर हो जाए, मैलिग्नेंसी, डायलिसिस, सीवियर इन्फ्लामेटरी डिजीज़, इस सारे कंडीशन में फॉलिक एसिड की या तो यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी या फिर लॉस बढ़ जाएगा। एंटीफोलेट ड्रग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मीथोट्रेक्सेट कोई ले रहा हो, या फिर एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स। आज मेरा टंग ट्विस्टर इतना ज़्यादा हो रहा है, क्या ही हो रहा है समझ नहीं आ रहा। ओके, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अगर कोई ले रहा है, ये सारे ड्रग्स अगर कोई ले रहा है तो उसको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। नाउ अब हम देखेंगे कि इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स क्या आते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में? 90% केसेस को मलेज फील होता है, 50% केसेस में डिस्निया होता है, 80% लोगों को पैरेस्थीसिया फील होता है, 20% को सोर माउथ, वेट लॉस होता है, अल्टर्ड स्किन पिगमेंटेशन, ग्रे हेयर, इम्पोटेंसी, पुअर मेमोरी, डिप्रेशन, पर्सनालिटी चेंज, हेल्यूसिनेशन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ये सारे सिम्टम्स आते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। अब इसमें कुछ साइंस आते हैं, वो देखते हैं। साइंस में स्मूथ टंग, विटिलिगो, एंगुलर चिलोसिस, हार्ट फेल्योर, स्किन पिगमेंटेशन और पायरेक्सिया मिलेगा। विटामिन B12 न्यूरोपैथी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड में भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में जो लेग्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं देन आर्म्स। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है आयरन के साथ? क्योंकि अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हुई तो स्पाइना बाइफिटा, एनसेफेलोसील, एनसेफेली हो सकती है बेबी को। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड कैन कॉज स्टेरिलिटी एंड ग्लोसाइटिस। स्टेरिलिटी में आप भी जानते हैं कि बहुत सारी ट्रीटमेंट भी लोग कराते हैं बट वो सही नहीं हो पाता, कभी कभी हमें कॉज नहीं समझ में आता। तो स्टेरिलिटी का एक कॉज विटामिन की कमी भी हो सकती है, तो ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखना कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड कैन कॉज स्टेरिलिटी एंड ग्लोसाइटिस। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के इन्वेस्टिगेशन में हम हीमोग्लोबिन चेक करेंगे तो हीमोग्लोबिन हमें कम दिखेगा। MCV चेक करेंगे तो 120 FL दैट यू कैन सी ऑन द बोर्ड। LDH का लेवल हमें बड़ा मिलेगा, सीरम फेरेटिन बढ़ा मिलेगा। अगर आपको ध्यान हो और आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो उसमें हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के इन्वेस्टिगेशन में भी देखा था कि सीरम फेरेटिन हम चेक कर रहे थे। और इन्वेस्टिगेशन में हमें और क्या पता चलेगा कि मैक्रोसाइटोसिस भी मिलता है इन्वेस्टिगेशन में। सीरम B12 और फोलेट ऐसे कराते हैं तो उसमें अगर B12 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है और फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, तो उन दोनों में अगर B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ये वैल्यू मिलेगी। अगर ये वैल्यू नहीं है तो मतलब वो फोलेट डेफिशिएंसी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बोन मैरो एग्ज़ामिनेशन। बोन मैरो एग्ज़ामिनेशन हम करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। क्या डिफ्रेंशिएट करने के लिए? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि हम जानते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में B12 और फॉलिक एसिड आते हैं, तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है या नहीं ये हम बोन मैरो एग्ज़ामिनेशन से पता करते हैं। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को मैनेज कैसे करेंगे? तो क्योंकि हम जानते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अगर B12 डेफिशिएंसी है तो उसमें हम हाइड्रोक्सी कोबालामाइन 1000 माइक्रोग्राम IM दैट इज़ इंट्रामस्कुलर देंगे 5 डोज में 2 से 3 पार्ट करके। अब इसके बाद
मेंटेनेंस थेरेपी चलती है जो कि पूरे लाइफ चलती है। जिसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है उसको हाइड्रोक्सीकोबालामाइन देने के बाद मेंटेनेंस थेरेपी चलती है पूरे लाइफ के लिए, जिसमें हर 3 महीने पे 1000 माइक्रोग्राम विटामिन B12 हाइड्रोक्सीकोबालामाइन देते हैं। अब अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो उसमें हम ओरल फॉलिक एसिड देते हैं 5 mg। ओरल फॉलिक एसिड देते हैं 5 mg डेली 3 हफ्तों के लिए। तो ये जो ट्रीटमेंट है, अगर एक्यूट डेफिशिएंसी है तो 5 mg डेली 3 हफ्ते तक देने के बाद ये एक्यूट फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी सही हो जाएगी। जैसे कि हमने विटामिन B12 में मेंटेनेंस थेरेपी देखी थी, वैसे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी मेंटेनेंस थेरेपी है, जिसमें वीकली एक बार 5 mg ओरल फॉलिक एसिड लेना होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आप अनीमिया का इंट्रोडक्शन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ज़रूर पढ़ें और ये आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।